इंडिया के दारुल-हुकूमत दिल्ली में पीर के रोज़ मसनूई ज़हानत के आलमी असरात पर मबनी इजलास का आगाज़ हुआ, जिसे आलमी रहनुमाओं और टेक्नोलॉजी सनत के बड़े नामों के लिए एक तारीखी मौका करार दिया जा रहा है। ताहम इफ्तिताई दिन से ही कॉन्फ्रेंस को इंतज़ामी मुश्किलात का सामना रहा है। जहाँ एक तरफ कॉन्फ्रेंस की आलमी अहमियत उजागर हुई, वहीं दूसरी तरफ इंतज़ामी तैयारी और सहूलियात की कमी भी नुमायाँ हो गई है। कॉन्फ्रेंस के पस मंज़र में फ्रांस और इंडिया के दरमियान अरबों डॉलर के रफ़ाइल तैयारे खरीदे जाने के मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है। मैं हूं हुसैन फरहैदर और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, चीनी कंपनी बाइटडांस की AI यानी मसनूई ज़हानत से तैयार की गई वीडियो के आने के बाद हॉलीवुड स्टूडियोज़ को क्यों ज़बरदस्त झटका लगा है, और बरतानिया में दिल की बीमारी के इलाज का एक नया तरीका मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें मरीज को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं और प्रोसीजर सिर्फ एक दिन में हो सकता है। इंडिया में AI इम्पैक्ट समिट यानी मसनूई ज़हानत के असरात पर इजलास हो रहा है, जिसे आलमी रहनुमाओं और टेक्नोलॉजी कंपनियों के सरबराहान का एक तारीखी इज्तिमा करार दिया जा रहा है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस पीर के रोज़ दिल्ली में अपने इफ्तिताही दिन के मौके पर इंतज़ामी बदनज़मी का शिकार बनी। शरका ने लंबी कतारों, ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ और अफरा तफरी की शिकायत करते हुए कहा कि इन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ा। स्टॉल से सामान चोरी होने के वाक़यात भी बयान किए गए हैं। ये 5 रोज़ा इजलास 20 फरवरी को ख़त्म होगा और इसे ग्लोबल साउथ में मुनक़्क़िद होने वाली पहली बड़ी बैनुल-अक़वामी AI मीटिंग के तौर पर पेश किया जा रहा है। ग्लोबल साउथ उन ममालिक को कहा जाता है जो तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक के मुकाबले में इक़्तिसादी तौर पर कम तरक्की याफ्ता या मुतवस्सित दर्जे के हैं। इस इजलास में 100 से ज़ायद ममालिक शिरकत कर रहे हैं और मसनूई ज़हानत की सबसे बड़ी कंपनी OpenAI के सैम ऑल्टमैन और अल्फ़ाबेट के सुंदर पिचाई समेत टेक्नोलॉजी के बड़े रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन भी शुरा में शामिल होंगे। इजलास के अलावा सदर मैक्रोन के 3 रोज़ा इंडिया के दौरे में अरबों डॉलर के मुमकिना दफ़ाई मुआहदे पर बातचीत भी शामिल होगी। फ्रांस दिल्ली के साथ अपनी फ़ौजी शराकत दारी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे 100 से ज़ायद फ्रांसीसी लड़ाका तैयारों रफ़ाइल के मुमकिना मुआहदे पर बातचीत मुतवक्के है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है नामा निगार शकील अख्तर। शकील, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इंडिया ने ये जो 114 रफ़ाइल जंगी जहाज़ों की ख़रीदारी की मंजूरी जो दी है, इसकी क्या तफसीलात अब तक सामने आई हैं? देखें जी, ये इंडिया में एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो तमाम, जिसमें फ़ौजी जनरल और बड़े बड़े डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स ये सभी शामिल हैं, और इसकी जो सरबराही है वो इंडिया के वज़ीर दिफ़ा करते हैं इस वक्त, जो राजनाथ सिंह हैं। इसी कमेटी ने 114 रफ़ाल जहाज़ों की ख़रीदारी की मंजूरी दी है, और ये चूँकि बहुत बड़ा सौदा है और बड़ी अचानक, हालांकि बातचीत हो रही थी लेकिन बड़ी तेज़ी से हुआ, और शायद इसलिए हुआ है कि यहाँ पर, जैसा कि आपने कहा कि फ़्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी यहाँ पर हैं और अगले 2 दिन तक रहेंगे, तो ये तवक्को की जा रही कि शायद इस सिलसिले में एक बाकायदा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में जंगी जहाज़ों की अचानक क्या ज़रूरत पड़ी है? देखें, ये मेरा ख़्याल है कि माजी में शायद ही कभी इतनी बड़ी तादाद में एक बार में किसी जहाज़ का ऑर्डर हुआ हो या मंजूरी दी गई हो। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन फ़िज़ाइया में जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, यानी जितनी जहाज़ होने चाहिए, वो 45 स्क्वाड्रन है, और इस वक्त ये घट कर 29 पर आ गई है, और इसमें भी कम से कम 4 स्क्वाड्रन ऐसे हैं जो जैगुआर जहाज़ों पे हैं, जो 3-4 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो इंडिया को इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है नए जहाज़ों की, जदीद जहाज़ों की, जो इस वक्त, जिसकी बहुत कमी है इस वक्त। तो इसीलिए ये बड़ी तेज़ी से कोशिश हो रही है कि इन कमियों को पूरा किया जाए। काफ़ी सालों से इन जहाज़ों को ख़रीदने की बातचीत चल रही थी कई मुल्कों से, लेकिन ये डिले हुआ है इसमें, और यहाँ काफ़ी अब कोशिश हो रही है कि जितनी जल्दी हो जाए इसे हासिल कर लिया जाए। अच्छा, क्या इन जहाज़ों की ख़रीदारी में 5th जनरेशन जो सबसे नए जहाज़ हैं, उनकी ख़रीदारी भी मुतवक्के है या उस पर कोई बातचीत मुतवक्के है? देखिए, 5th जनरेशन बहुत महंगे जहाज़ हैं, और अमेरिका ने F-35 जहाज़ का ऑफ़र किया था, लेकिन उसकी 1 घंटे की लागत पर 30 लाख रुपए आते हैं, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही महंगा था। और रशिया ने भी इनको इत्तलात ने कि ऑफ़र किया है Su-35, लेकिन मसला यहाँ पर इंडिया में, इसके बारे में बातचीत भी हुई थी जब सदर पुतिन दिसंबर में आए थे, लेकिन यहाँ पर एक डर यह है कि अगर इंडिया एग्री कर जाता है तो कहीं अमेरिका कोई सैंक्शन वगैरह ना लगा दे। तो इसलिए फ़िलहाल बस ये इस एक्विजिशन कमेटी ने उसकी भी मंजूरी दी है कि एंट्रीम के तौर पर कुछ जहाज़ ख़रीदे जाएंगे, और बाद में कोशिश की जाएगी कि इंडिया खुद इन जहाज़ों को बनाएगा, लेकिन अभी उसमें
दसियों साल लग जाएंगे। दिल्ली से शकील अख्तर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हॉलीवुड में एआई यानी मस्नूई ज़हानत से वीडियोस बनाने वाले एक नए सॉफ्टवेयर ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। चीनी टेक कंपनी बाइट डांस के नए टूल सी डांस 2.0 ने फौरी वायरल मकबूलियत पाई है, लेकिन अब इसे हॉलीवुड से सख्त कानूनी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है। आज ट्रेंडिंग में इसी पे बात करेंगे। नए टूल सी डांस 2.0 के ज़रिए सिर्फ चंद अल्फाज के प्रॉम्प्ट से फिल्मी मयार की वीडियोस बनाई जा सकती हैं, और सबसे ज़्यादा वायरल वीडियोस में टॉम क्रूज और ब्रैड पिट की लड़ाई दिखाई गई है, जिसने हॉलीवुड को हिला के रख दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से शेयर हो रही है और सार्फिन हैरत ज़दा हैं कि एआई कैसे मशहूर अदाकारों को हकीकत के करीब दिखा सकता है। लेकिन यही सलाहियत इसके लिए मसला भी बनी। हॉलीवुड ग्रुप्स का कहना है कि एआई ने बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल से न सिर्फ फिल्मों और किरदारों की मिल्कियत के हुकूक को ख़तरे में डाल दिया है, बल्कि फ़नकारों और स्क्रीन प्रोफेशनल्स की मुस्तहकम तनख्वाहों और रोज़गार को भी मुतासिर किया है। बड़े स्टूडियोज़ डिज़नी और पैरामाउंट ने बाइट डांस को सीज़ एंड डिसिस्ट यानी इस्तेमाल बंद करो और इससे बाज रहो के कानूनी नोटिस भेजे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि सी डांस ने इनके कॉपीराइट किरदारों जैसे स्टार वॉर्स, मार्वल और दीगर मशहूर फिल्मों को बग़ैर इजाज़त तरबियत के लिए इस्तेमाल किया। बाइट डांस ने ऐलान किया है कि वो अपने एआई सिस्टम में नए सेफ गार्ड्स यानी हिफाजती इक़दामात शामिल करेगा ताकि गैर मजाज मवाद का इस्तेमाल रोका जा सके। ये तनाज़ा एआई टेक्नोलॉजी और रवायती कॉपीराइट क़वानीन के दरमियान बढ़ते हुए टकराव की निशानदही करता है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें टेक कंपनीज़, फिल्म स्टूडियोज़ और कानूनी माहिरीन सब शामिल हैं। बरतानिया में तकरीबन 1.5 मिलियन लोग ऐसे दिल के मसाइल में मुब्तला हैं जिसकी वजह से दिल की धड़कन गैर मामूली या बहुत तेज़ हो जाती है। लेकिन शुमाली आयरलैंड में पहली बार आजमाया गया एक जदीद इलाज अब मरीज़ों को एक दिन में इलाज फराहम कर रहा है, और इसके लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यानी कि मरीज़ को बेहोश नहीं करना पड़ता। मैरी लूज कनौली की रिपोर्ट पेश कर रही हैं किरण फातिमा। माइकल रॉबिन्सन को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। 67 साल की उम्र में वो एक बीमारी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। इसमें दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है जिससे थकन और सांस फूलने की शिकायत होती है। अलामात अचानक जाहिर हो जाती है, कभी कभी आराम की हालत में भी। मैं छुट्टियों पर जाने वाला था लेकिन मुझे मंसूख करनी पड़ी। एक शादी की तकरीब में गया मगर आधे घंटे बाद ही वापस आना पड़ा। माइकल का इलाज सितंबर 2025 से बेलफास्ट के रॉयल विक्टोरिया हॉस्पिटल में आजमाया जा रहा है। 60 से ज़्यादा अफराद ये एक रोज़ा इलाज करा चुके हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि मरीज़ को मुकम्मल बेहोश करने के बजाय हल्की दवा देकर पुरसकून किया जाता है, जिससे ज़्यादा मरीज़ों का इलाज मुमकिन होता है और वो जल्द सेहतयाब होते हैं। बरतानिया में 15 लाख से ज़्यादा अफराद दिल की इस बेतरतीबी का शिकार हैं। इसके मरीज़ों में फालिज और दिल के दौरे का ख़तरा बढ़ जाता है, इसीलिए बरवक्त इलाज बहुत ज़रूरी है। ये आला मोड़ा जा सकता है, इसलिए हम उसे एक एक करके हर रग तक ले जा सकते हैं। ये वो साइज़ है जितना सुराख हम दिल तक पहुंचने के लिए करते हैं। इसी नई तकनीक की वजह से ये इलाज मुख्तलिफ है। मरीज़ को पुरसकून करने के बाद डॉक्टर रान में एक छोटा सा सुराख करते हैं और इसमें एक बारीक नलकी डालते हैं। इस एहतियात से खून की नालियों के जरिए दिल के अंदर तक पहुंचाया जाता है। आप इसका साया देख सकते हैं। अब हमें उसे तैयार करके रिकॉर्डिंग के लिए तैयार करना है। दिल के अंदर पहुंचने के बाद एक और छोटा सुराख किया जाता है ताकि दिल के चेंबर तक पहुंचा जा सके। एक गुब्बारे की मदद से मेटल स्ट्रिप अपनी जगह लगाई जाती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए खराब हिस्से को ठीक करती हैं, जो माइकल जैसी कंडीशन दिल की बेतरतीब धड़कन का सबब बनता है। पुराने तरीकों में मुतासरा हिस्से को फ्रीज कर दिया जाता था जिससे मैदे की तकलीफ हो सकती थी। ये इस मरीज का लूप रिकॉर्डर है जो हर वक्त उसके दिल की धड़कन को नापता रहता है। अगर दिल की रफ्तार बहुत सुस्त या बहुत तेज हो जाए तो ये उसे रिकॉर्ड कर लेता है। ये एक नलकी है जो रगों के निजाम में है और अब दिल के ऊपरी हिस्सों के दरमियान दीवार से गुजर कर बाएं हिस्से तक पहुंचती है। ये कम तकलीफ दे इलाज न सिर्फ मरीज की बीमारी को काबू में रखने के लिए अहम है, बल्कि इससे इनकी जिंदगी का मयार भी बेहतर होना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि सेहत के निज़ाम को कम खर्च और मौसर बनाना एक मुस्तकिल चैलेंज है। इंग्लैंड में भी कुछ अस्पताल इस तरीके इलाज को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सेहत के निज़ाम के लिए ज़्यादा मुअस्सर है। मरीज़ को उसी दिन घर भेज दिया जाता है, इसलिए सिर्फ एक दिन के बिस्तर की ज़रूरत होती है। मरीज़ सुबह आता है और तकरीबन 6 घंटे बाद घर चला जाता है। वो 48 घंटे तक गाड़ी नहीं चला सकता। सुबह अस्पताल आने वाले माइकल शाम तक घर जाने के लिए तैयार हैं।
मुझे लगा जैसे सिर्फ 5 मिनट लगे हों, लेकिन दरअसल काफी ज्यादा वक्त लगा था। सच कहूँ तो कोई दर्द नहीं हुआ। अगरचे नई टेक्नोलॉजी इब्तदा में महंगी होती है, लेकिन अगर इसे बड़ी पेचीदा बीमारियों से बचाव हो जाए तो तवील मुद्दत में सबको फ़ायदा होता है। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन को रूस के साथ मुआहदे तक पहुंचने के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दोनों फरीक जनीवा में वाशिंगटन की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात की तैयारी कर रहे हैं। चंद हफ्ते पहले ही उन्होंने यूक्रेन जंग को एक बेमायने खूनरेज़ी करार दिया था, जिसे वो ख़त्म करने के ख्वाह हैं। बांग्लादेश में तारिक रहमान ने मुल्क के नए वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठा लिया है। उनकी जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने हालिया इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। बांग्लादेश में इक़्तिदार की तब्दीली उस अवामी एहतजाज के 18 माह बाद आई है जिसने शेख हसीना को इक़्तिदार से हटा दिया था, जो मुल्क की तवील तरीन अरसे तक हुकूमत करने वाली वज़ीर आज़म थीं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने कहा है कि उनका मुल्क शाम में मौजूद एक गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले ऑस्ट्रेलवी शहरियों को ना वापस लाएगा और ना ही इन्हें किसी किस्म की मदद फराहम करेगा। ये गिरोह दौलत इस्लामिया से मुंसलिक है। पीर की सुबह साबिक जंगजुओं की 34 बीवियाँ और बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सफ़र शुरू कर रहे थे, इन्हें वापस शाम में हिरासती कैंप में भेज दिया गया है। जनीवा में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अमरीका और ईरानी मुज़ाकरातकारों के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अपनी जौहरी प्रोग्राम पर डील करे या फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जारेड कश्नर कर रहे हैं, जबकि ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मौजूद हैं। खलीजी रियासत ओमान सालिस का किरदार अदा कर रही है। ईरानी हुक्काम ने वाज़े किया है कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम पर समझौते के लिए तैयार हैं, बशर्त ये कि अमरीका वो पाबंदियाँ उठा ले जो उस वक्त ईरान की मईशत को मफलूज किए हुए हैं। ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि इन मुज़ाकरात का दायरा कार सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद होना चाहिए। इससे कबल सदर ट्रंप ने इशारा दिया था कि ईरान मुआहिदा करने के लिए तैयार है। मैं इन मुज़ाकरात में इनडायरेक्टली शामिल रहूँगा। हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन आम तौर पर ईरानी बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। वो अच्छे नेगोशिएटर हैं या बुरे? मैं कहूँगा बुरे, क्योंकि हम पहले भी मुआहदा कर सकते थे B-2 तैयारे भेजे बगैर। हमें B-2 तैयारे भेजने पड़े। मुझे उम्मीद है कि वो अब ज़्यादा माकूल रवैया इख्तियार करेंगे। वो मुआहदा करना चाहते हैं। BBC को ईरान के अंदर से रिपोर्टिंग की इजाज़त इस शर्त पर मिली है कि इसका कोई मवाद भी BBC की फ़ारसी सर्विस पर नशर नहीं किया जाएगा। ये पाबंदियाँ वहाँ काम करने वाले तमाम बैनुल अक़वामी मीडिया तंजीमों पर लागू होती हैं। हमारी चीफ इंटरनेशनल रिपोर्टर लीज टूसेट इस वक्त ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद हैं। उन्होंने हमें ये तज्ज़िया भेजा है। दोनों फरीक वाज़ेह कर रहे हैं कि वो बातचीत चाहते हैं, लेकिन साथ ही खबरदार भी कर रहे हैं कि वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी मौजूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ईरान के लिए मुआहिदा सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब वो एक महदूद नौइयत का हो और सिर्फ उसके जौहरी प्रोग्राम पर मरकूज हो। इस बार उन्होंने अमरीका के लिए ऐसे फवाइद भी शामिल किए हैं जो सदर ट्रंप को भी पसंद आ सकते हैं, जैसे तवानाई, कानकनी और मादनियात के मंसूबे। ताहम अमरीकी इंतजामिया में कुछ आवाजें और बाज़ औक़ात खुद सदर ट्रंप भी ये कहते हैं कि सिर्फ जौहरी मुआहिदा काफी नहीं होगा, इसमें दीगर उमूर भी शामिल होने चाहिए, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी शामिल है। और अब रुख करते हैं इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के एक पहाड़ी गाँव का, जहाँ एक सदी कबल खैबर पख्तूनख्वा से चंद ख़ानदान हिजरत करके आए थे, लेकिन उन्होंने अपने पश्तून रवायत, सकाफ़त, ज़बान और शनाख्त को महफूज रखा है। वादी में छोटा पख्तूनख्वा नाम से मशहूर पहलगाम इलाके के इस गांव में अक्सरियत पख्तूनों की है, और इस खदशे से कि कहीं नई नस्ल अपनी शनाख्त खो न बैठे, वहाँ के लोग बच्चों को बाकायदा अपनी रवायात से मुतारफ़ करवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पहलगाम से रियाज मसरूर और इकबाल हुसैन की रिपोर्ट। ज़िला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में ये छोटी सी बस्ती चके इछरदास कहलाती है। 19वीं सदी के आगाज में उस वक्त के डोगरा महाराजा गुलाब सिंह ने मकामी हुक्मरान राजा इछरदास को इसी इलाके में कई गांव जागीर में दे दिए थे। राजा ने जमीनों को आबाद करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के बाज इलाकों से यहाँ काश्तकारों को लाया और इन्हें यहीं आबाद करने के लिए इस गांव को खैबर के महाजरीन को वक्फ कर दिया। बरादरी मसले हल उस मसले हल शेदा। कुछ देर के लिए आपको ये गुमान होगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा की कोई अर्बन स्पेस है जहाँ पे ये जिरगा हो रहा है,
لیکن یہ خیبر پختونخوا نہیں بلکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا ایک گاؤں ہے جسے چک اچھرداس کہتے ہیں، اور یہ چھوٹا خیبر پختونخوا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ نئی نسل کو پشتو روایات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے یہاں کے تعلیم یافتہ لوگ نجی کلاسز کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج اس زبان کو ہمارے بچے زندہ رکھ سکتے ہیں اور زندہ رکھیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس دور میں ہم سے زبان چھوٹے گی نہیں۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے بعد سرحدوں کو عبور کرنا ناممکن تھا، اسی لیے یہاں کے لوگ اپنے مادر وطن خیبر پختونخوا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھ پائے ہیں۔ جو پرانے تھے ان کے رشتہ دار تھے وہاں پر، اب ہمارے نہیں رہے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہی نہیں رہا۔ پرانوں کا رابطہ تھا، وہ پیدل بھی ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے۔ اپنی زبان اور ثقافت کو تحفظ دینے کے لیے چک اچھرداس کے رہائشی سماجی رشتے بھی آپس میں ہی قائم کرتے ہیں۔ ہماری شادیاں جو عام طور زیادہ ہوتی ہے تو اپنوں میں ہی ہوتی ہے، اپنے جو ہماری لینگویج کے لوگ ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ براہ راست رابطہ تو نہیں ہے، لیکن موسیقی نے انہیں پشتو روایات کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یہاں کی اکثریت کھیتی باڑی سے روزگار کماتی ہے، حالانکہ نئی نسل میں تعلیم کی شرح اب بڑھ چکی ہے۔ فصل اتارنے کے بعد نوجوان تفریح کے لیے پشتو موسیقی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ دہائیوں سے اننت ناگ کے چک اچھرداس گاؤں میں یہ سینکڑوں خاندان اپنی شناخت، زبان اور ثقافت کو تحفظ دینے کے لیے اس طرح کی جدوجہد تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک اور جدوجہد بھی ہے۔ یہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح انڈیا میں درجنوں دیگر قبائل کو جاب رائٹس حاصل ہیں، اسی طرح سے خیبر پختونخوا سے دہائیاں قبل مہاجرت کر کے یہاں آئے لوگوں کو بھی اسی طرح کے جاب رائٹس دیے جائیں۔ ریاض مسرور، BBC نیوز، اننت ناگ، کشمیر۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ غضنفر حیدر کو اب اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔